गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा छठी हिंदी द्वितीय का पाठ 22 वाक्य विचार पढ़ा रही हूँ। तो वाक्य विचार में सर्वप्रथम हमें ये देखने की आवश्यकता है कि वाक्य होता क्या है। बहुत सारे शब्दों को जब हम एक क्रम वाइज लगा देते हैं तो उसे हम वाक्य कहते हैं, यानी शब्दों का व्यवस्थित समूह है जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। तो देखिए, वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से दो अंग होते हैं? उद्देश्य और विधेय। एक बात और कहना चाहूंगी कि जो शब्द होते हैं वो वाक्य में जब प्रयोग कर लिए जाते हैं तो उन्हें पद बोलते हैं, उन्हें शब्द नहीं बोलते। जब शब्द वाक्य में प्रयोग कर लिए जाते हैं तो उन्हें पद कहते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए, हम देखते हैं वाक्य में प्रयुक्त होने पर हर शब्द पद कहलाता है। इसमें सर्वप्रथम देखिए उद्देश्य। वाक्य के अंग कौन कौन से हैं? उद्देश्य और विधेय। तो सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई भी बातचीत करी जा रही है तो उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में, वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई भी बात कही जा रही है तो उस बात को हम क्या बोलेंगे? उस बात को हम बोलेंगे विधेय। तो देखिए, वाक्य के उदाहरण देखते हैं हम उद्देश्य और विधेय को समझने के लिए। तो देखिए, मोहन विद्यालय में शिक्षक है। तो ये विद्यालय में शिक्षक कौन है? मोहन। तो मोहन हो जाएगा उद्देश्य, विद्यालय में शिक्षक हो जाएगा इसका विधेय। नेक्स्ट देखिए आप वाक्य के भेद। वाक्य को पढ़ने के लिए हम इसको दो भेद से समझते हैं, एक तो रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। सर्वप्रथम देखिए, रचना के अनुसार वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं। तो रचना के हिसाब से वाक्य के भेद हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं सरल वाक्य। सरल का मतलब इजी सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिसमें एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। मान लो देखिए, कृतिका अपने घर जाती है, चूहा बिल्ली के पास बैठा है। तो कृतिका एक ही है और उसके बारे में सिर्फ एक ही बात कही जाती है कि वो अपने घर जा रही है। चूहा बिल्ली के पास बैठा है तो यहाँ चूहे के बारे में बात कही जा रही है और वो सिर्फ एक ही काम कर रहा है कि वो बिल्ली के पास बैठा है। तो चूहा उद्देश्य हो गया, बिल्ली के पास बैठा है विधेय हो जाएगा। कृतिका उद्देश्य हो गई, अपने घर जाती है हो जाएगा विधेय। यानी सिर्फ वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे हम सरल, संयुक्त, सरल और साधारण वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वाक्य है संयुक्त वाक्य। संयुक्त यानी आपस में मिल जाना। ऐसे वाक्य जहां एक, दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य आपस में किसी कंजक्शन या किसी योजक द्वारा जुड़े हो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, पर, और, तथा, अतएव आदि योजकों का प्रयोग होता है। देखिए, संयुक्त वाक्य क्या होता है? जैसे मान लो ये है घोड़ा खड़ा है, एक वाक्य खत्म हो गया अपना, घोड़ा खड़ा है। दूसरा है हाथी बैठा है। पर हम इन दोनों वाक्यों को अलग अलग ना बोलकर अगर एक साथ बोलना चाहे तो हम इसमें कंजक्शन लगाएंगे। उस कंजक्शन को जैसे और कंजक्शन लगाते हैं। घोड़ा खड़ा है और हाथी बैठा है, तो और लगाते ही दो ये जो वाक्य है वो आपस में जुड़ गए हैं। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है? किसी कंजक्शन के माध्यम से दो या दो से अधिक जो स्वतंत्र वाक्य हैं उनको आपस में जोड़ दिया जाता है। अगला देखिए उदाहरण, हिमांशु पढ़ रहा है किंतु हिमानी टीवी देख रही है। अब यहाँ पर हिमांशु पढ़ने का कार्य कर रहे हैं और हिमानी टीवी देखने का कार्य कर रही है। परंतु हम एक वाक्य में इन दोनों के कार्यों को अगर स्पष्ट करना चाहते हैं तो हम इसमें कंजक्शन लगाएंगे। देखिए, हिमांशु पढ़ रहा है किंतु हिमानी टीवी देख रही है। तो ये संयुक्त वाक्य होते हैं, उसकी परिभाषा क्या होगी? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक शब्द द्वारा जुड़े हो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य किसी योजक द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं।
इन वाक्यों में किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, पर, और, तथा, अतएव आदि योजकों का प्रयोग होता है। अब संयुक्त वाक्य होते हैं, उनमें जब दो वाक्यों को हम आपस में जोड़ते हैं तो उसमें जो कंजक्शन होता है, जो योजक होता है, वो कौन कौन से होते हैं? किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, पर, और, तथा, अतएव। इस तरीके के योजक चिन्ह काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में देखिए एक से अधिक वाक्य होते हैं इसमें भी, पर इसमें क्या होता है, एक प्रधान वाक्य होता है, दूसरा उसके ऊपर आश्रित उपवाक्य होता है। एक प्रधान यानी एक मेन हेड होता है और दूसरा वाक्य उसके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे देखिए, खरगोश ने कहा कि इसी कुएं में दूसरा शेर छिपा है। तो खरगोश ने कहा, और ये क्या हो गया अपना प्रधान उपवाक्य। अब अपन पूछना चाहेंगे कि खरगोश ने क्या कहा, तो दूसरा वाक्य उस पर डिपेंड है कि इसी कुएं में दूसरा शेर छिपा है। तो मैन हेड कौन हो गया? खरगोश। अब देखिए जहां पर अपना उद्देश्य होता है वो अपना मैन हेड वाक्य हो जाता है। अब देखिए, जब लोमड़ी ने प्रार्थना की तब कौवे ने गाकर दिखाया। तो क्रिया कौन कर रहा है? कौवा। कौवे ने गाकर दिखा दिया, ये प्रधान उपवाक्य है। पर कब गाकर दिखाया? जब लोमड़ी ने प्रार्थना की। तो जब लोमड़ी ने प्रार्थना की, ये उस पर डिपेंड वाक्य है। किस पे? कौवे के ऊपर। कौवे ने गाकर दिखा दिया, पर कब गाकर दिखाया? जब लोमड़ी ने प्रार्थना की। ये तो थे हमारे रचना के आधार पर वाक्य। तीन वाक्य थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य में इजी सेंटेंस होते हैं जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। संयुक्त वाक्य में हमें ये ध्यान देने की आवश्यकता होती है कि दो वाक्य होते हैं और दो वाक्य आपस में किसी कंजक्शन के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं। और मिश्र वाक्य में क्या होता है? मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य से अटैच होता है यानी डिपेंड होता है, अलग वाक्य नहीं होते, वो होते एक ही है पर एक शब्द से दूसरा शब्द। जैसे खरगोश ने कहा, अब अपन आगे पूछना चाहेंगे क्या कहा, है ना, तो वो हो जाएगा आपका डिपेंड। इसमें की वाले सेंटेंस भी आते हैं, उसने कहा कि, फिर अपन पूछेंगे क्या कहा, तो वो मिश्र वाक्य होंगे आपके। नेक्स्ट है अर्थ के अनुसार वाक्य के भेद। अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब देखते हैं 8 भेद कौन कौन से होते हैं। विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य। तो देखिए विधानवाचक वाक्य सर्वप्रथम हम देखते हैं, जिस वाक्य में किसी काम के करने या होने की सामान्य सूचना है। जैसे राम आम खाता है, सीता बाग में जाती है, पंडित जी भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, ताजमहल विश्व प्रसिद्ध इमारत है, स्मारक है। तो ये आपके नॉर्मल सेंटेंस होते हैं जिस वाक्य में बस कर्ता है, कर्म है और क्रिया है, बस नॉर्मल सेंटेंस है। निषेधात्मक अथवा नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य में क्रिया के नहीं होने की या किसी कार्य में न नकारात्मक सेंटेंस यानी नहीं वाले सेंटेंस होते हैं, वो इसमें आते हैं। जैसे मैंने कल पौधों में पानी नहीं दिया, मैं कल विद्यालय नहीं गया, रुको इधर से मत जाओ, तो मत, न और नहीं, ये 3 शब्द अगर आ जाते हैं तो उसे हम निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट देखिए इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य से इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता है उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक वाक्य में क्या होता है, जैसे हम कोई इच्छा व्यक्त करते हैं या किसी के लिए कोई कामना करते हैं या फिर कोई आशीर्वाद देते हैं। जैसे भगवान करे तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो, तो हम उसके लिए कामना कर रहे हैं, उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं कामना करता हूं तुम शीघ्र रोग मुक्त हो जाओ, तो हम ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे शीघ्र रोग मुक्त हो जाएं। तो जहां पर इच्छा या कामना व्यक्त की जाती है या किसी के प्रति कोई आशीर्वाद दिया जाता है किसी को, तो वहां पर हमारा इच्छावाचक होता है। तो देखिए विधानवाचक हमने पढ़ लिया, नकारात्मक या निषेधवाचक हमने पढ़ लिया और इच्छावाचक पढ़ लिया। इसके बाद में आता है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य कौन से होते हैं, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है, जिससे हमें पता चलता है वाक्य में कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे आप किसके घर का पता पूछ रहे हैं, तो किसके। आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी, तो क्या, किसके, क्यों। ऐसे वाले सेंटेंस होंगे वो प्रश्नवाचक में आएंगे आपके। नेक्स्ट आप देखिए आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य से आज्ञा अथवा आदेश का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं।
देखिए, आज्ञावाचक वाक्य कौन सा होता है? जिस वाक्य से आज्ञा का पता चलता है, जैसे कमरे से बाहर निकल जाओ, तुम वहां बैठकर पढ़ो, कल से विद्यालय आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये आज्ञा हो गई ना, निषेध, आज्ञा ना। तो ये आदेश हो गया, आदेश देना या आज्ञा देना को हम आज्ञावाचक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, संकेतवाचक। जिस वाक्य के द्वारा किसी संकेत अथवा किसी शर्त का बोध हो, वहां पर संकेतवाचक वाक्य होता है। जब तुम इधर आ ही रहे हो तो मुझे बता देते, जब तुम इधर आ ही रहे थे तो मुझे बता देते, यहाँ संकेत हो रहा है ना। यहाँ पे देखिए शर्त भी हो रही है, संकेत भी हो रहा है। यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य ही अच्छे अंक प्राप्त करोगे। अब परिश्रम करोगे, वो शर्त है कि परिश्रम करोगे तभी ही तुम्हें अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो ये क्या होगा आपका? शर्त। और संकेतवाचक, जब तुम इधर आ ही रहे तो मुझे बता देते, ये वाक्य संकेतवाचक वाक्य होंगे। नेक्स्ट आपके वाक्य हैं विस्मयवाचक। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य, शोक, घृणा या फिर हर्ष या उल्लास के भाव प्रकट होते हैं। जैसे वाह, तुमने क्या खूब भाषण दिया, शाबाश, तुम्हारी दौड़ तो सचमुच देखने योग्य थी, वाह, अरे, ओह, ऐसे वाले वाक्य आएंगे विस्मयवाचक में। एक चीज और ध्यान में रखना, विस्मयवाचक जो वाक्य होंगे उसमें हमेशा ये देखिए, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है? एक खड़ी पाई और उसके नीचे अपने डॉट होता है, जिसको हम विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, संकेतवाचक संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा काम के होने में संदेह, लगता है तुम स्कूल नहीं गई, यानी लगता है, अब आपके सामने वो प्रकट है तो पता ही है स्कूल नहीं गई, लेकिन उसमें हम संदेह प्रकट कर रहे हैं, है ना। लगता है तुम स्कूल नहीं गई। नेक्स्ट देखिए, शायद आज बारिश होगी, यानी आप पक्का यकीन के साथ नहीं कह रहे, आप कह रहे हैं शायद आज बारिश होगी। तो यहाँ पर आपके होंगे संदेहवाचक सेंटेंस। जहां पर संदेह या शक प्रकट होता है वहां पर आपके संदेहवाचक वाक्य होंगे। तो आज का चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। इसकी जो बुक एक्सरसाइज और पीडीएफ है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।